प्यारे भैया बहनों, आज हम 11th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत रोजगार, समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि रोजगार होता क्या है। तो रोजगार उस स्थिति का सूचक है जिसमें श्रमिक अपनी आजीविका उपार्जन के लिए किसी न किसी उत्पादक आर्थिक क्रिया में लगा होता है। उत्पादक क्रिया एवं रोजगार का संबंध एक दूसरे का कारण एवं परिणाम है। उत्पादक क्रिया से तात्पर्य वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया से है, जिसे रोजगार प्राप्त श्रमिकों द्वारा पूरा किया जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो रोजगार में लगे व्यक्ति वे हैं जो किसी न किसी उत्पादन में लगे होते हैं। इस तरह से अब हमें अपनी जो आजीविका चलाने के उद्देश्य से जो भी काम हम करते हैं उससे हमको आर्थिक लाभ मिलता है, उसी क्रिया को ही हम रोजगार के अंतर्गत देख सकते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया वे कार्य होते हैं जिससे मनुष्य को धन प्राप्त होता है। इस तरह वे क्रियाएं जिससे हमको धन की प्राप्ति होती है, ऐसे कार्य करने से जिस कार्य से हमको पैसे की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसा कि अध्यापक, वकील, डॉक्टर, कर्मचारी की सेवाएं आर्थिक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनके बदले में लोगों को वेतन और फीस के रूप में धन प्राप्त होता है। जबकि अनार्थिक क्रिया अर्थात वे क्रियाएं जिनसे हमें धन की कोई प्राप्ति नहीं होती, उसे अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत देखा जाता है। जैसा कि अपन उदाहरण के रूप में कह सकते हैं, जिस तरह से स्वास्थ्य लाभ के लिए फुटबॉल खेलना, माता के द्वारा अपने बच्चों की परवरिश करना, अध्यापक के द्वारा घर में अपने बच्चों को पढ़ाना, मनोरंजन के लिए घर में हारमोनियम बजाना आदि अनार्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। इस तरह से आर्थिक क्रिया जिसके अंतर्गत हमें धन की प्राप्ति होती है और अनार्थिक क्रिया में हमें धन की प्राप्ति नहीं होती। अब हम आते हैं कार्यबल क्या है। तो आर्थिक क्रियाओं से जुड़े व्यक्तियों का समूह आर्थिक क्रियाओं से जुड़े व्यक्तियों का समूह कार्यबल कहलाता है। कार्यशील व्यक्तियों की कुल संख्या कार्यबल कहलाती है। इस प्रकार से कार्यबल के अंतर्गत उन लोगों को सम्मिलित किया जाता है जो वास्तव में किसी न किसी उत्पादन कार्य में लगे होते हैं। कार्यबल में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित नहीं किए जाते जो काम करने के इच्छुक तो है लेकिन किस उत्पादन क्रिया में संलग्न नहीं है। ऐसे व्यक्ति श्रम बल का हिस्सा तो है लेकिन कार्यबल का नहीं। श्रम बल एवं कार्यबल का अंतर ही बेरोजगार श्रम बल कहलाता है। इसके बाद श्रम आपूर्ति एवं श्रम बल। तो श्रम आपूर्ति श्रम की वह मात्रा है जिसे श्रमिक एक विशेष मजदूरी पर स्वेच्छापूर्वक अर्पित करने को तत्पर होता है, जबकि श्रम बल से तात्पर्य श्रमिकों की उस संख्या से है जो वास्तव में कार्यरत है तथा साथ ही साथ कार्य करने के इच्छुक भी है। मजदूरी दर का श्रम बल से कोई संबंध नहीं होता। इस तरह से उत्पादन क्रिया में वास्तव में जो भाग लेने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कार्यबल सहभागिता दर कहलाता है। श्रम बल के अंतर्गत कार्यबल और ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या जो कार्य करने के इच्छुक होते हैं परंतु उन्हें कार्य नहीं मिलता, उसे श्रम बल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद श्रमिक के प्रकार। तो श्रमिक के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वनियोजित श्रमिक। इसके अंतर्गत स्वयं के व्यापार या धंधे में कार्यरत लोगों को स्वनियोजित श्रमिक की श्रेणी में रखा जाता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपने उद्यम
या धंधे का स्वयं मालिक एवं संचालक दोनों होता है। हमारे आसपास जो हम दुकानदार देखते हैं, जो स्वयं दुकान खोलता है और स्वयं दुकान में काम करता है, उसी को ही स्वनियोजित श्रमिक के अंतर्गत रखा जाता है। और ऐसे व्यक्ति अपनी सेवाओं का पुरस्कार लाभ के रूप में प्राप्त करते हैं। इन्हें जो लाभ होता है, अर्थात अगर हम दूसरे मजदूरों को, अगर दूसरे श्रमिक को अपनी दुकानों पर रखते हैं तो उन्हें पारिश्रमिक के तौर पे वेतन या मजदूरी देना पड़ेगा। लेकिन हम स्वयं यदि अपने दुकान में है और उस दुकान का संचालक है, मालिक है और साथ ही साथ कर्मचारी की तरह सेवा भाव करते हैं, तो हमें पारिश्रमिक के तौर पे हमें उस दुकान से या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। इस तरह स्वयं के व्यापार या धंधे में जो लोगों को कार्यरत लोगों को स्वनियोजित श्रमिक की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं दूसरा, इसी में भाड़े के श्रमिक। मजदूरी लेकर दूसरों का कार्य करने वाले व्यक्ति भाड़े के श्रमिक कहलाते हैं। ऐसे श्रमिक अपनी सेवाएं दूसरों को देते हैं और बदले में पुरस्कार स्वरूप मजदूरी या वेतन प्राप्त करते हैं। इसके पहले मैंने बतलाया था कि स्वनियोजित श्रमिक में हम मजदूरी न लेकर, अर्थात हमें पारिश्रमिक के तौर पे लाभ या हानि मिलता है, जबकि भाड़े के श्रमिक में हम अपने लिए काम नहीं करते, हम दूसरों के लिए काम करते हैं और इस काम के प्रतिफल स्वरूप हमें जो पारिश्रमिक मिलता है उसे हम मजदूरी या वेतन कहते हैं। तो भाड़े के भी दो प्रकार, भाड़े के श्रमिक को भी दो भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है नियमित श्रमिक और दूसरा है अनियमित श्रमिक। तो नियमित श्रमिक ऐसे नियमित एवं स्थायी रोजगार प्राप्त श्रमिक जो सामाजिक सुरक्षा के अधीन मिलने वाले सभी लाभों को प्राप्त करते हैं, नियमित श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। अर्थात जिन्हें लगातार काम मिलता है और स्थायी तौर पे वे लोग काम में लगे रहते हैं, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलता है, उनके साथ साथ अन्य सभी लाभ मिलने लगते हैं, उसे नियमित श्रमिक के रूप में देखा जाता है। जैसे किसी कारखाना में जो कार्य इंजीनियर या स्थायी श्रमिक को अपन नियमित श्रेणी के रूप में देखा जा सकता है। अब इसी के अंतर्गत आते हैं अनियमित श्रमिक। ऐसे श्रमिक जो नियमित अथवा स्थायी रूप से कार्य पर नहीं लगाए जाते और वे सामाजिक सुरक्षा के रूप में श्रमिक को मिलने वाले लाभों से वंचित हो जाते हैं। जिस तरह से उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, सड़क निर्माण में जो मजदूर हमारे आसपास जो देखने को मिलता है, ऐसे श्रमिकों को अनियमित श्रमिक कहा जाता है। जब तक सड़क निर्माण का कार्य चलता रहेगा उन्हें मजदूरी प्राप्त होता रहेगा, अर्थात उन्हें मजदूर के रूप में कार्य मिलता रहेगा। जैसे ही सड़क बन के तैयार हो जाएगा या सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो जाता है तो ऐसे श्रमिकों को वहाँ से हटा दिया जाता है और इस तरह से ऐसे श्रमिकों को अनियमित श्रमिक के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं भारत में कार्यबल का अनौपचारिकरण। 90 के दशक में अर्थात सन 1990 के आसपास भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों एवं उदारीकरण का दौर प्रारंभ हुआ, जिससे अर्थव्यवस्था के निजीकरण को बढ़ावा मिलता गया। सार्वजनिक क्षेत्र के स्थान पर अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को अनेक प्रोत्साहनों के साथ आगे बढ़ाया गया। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ और श्रमिकों की रोजगार संरचना में कार्यबल के अनौपचारिकरण की ओर झुकाव बढ़ते गया। तो इसके अंतर्गत अनौपचारिक क्षेत्र में यह अर्थव्यवस्था का असंगठित क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में किसान आते हैं, छोटे दुकानदार, व्यापारी, घरेलू उद्योग, कृषि मजदूर, निर्माण एवं सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले अनियमित मजदूर आते हैं। इस क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक सुरक्षा एवं लाभों को पाने के अधिकारी नहीं होते और औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत
औपचारिक क्षेत्र से आशय अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र से है, जिसमें ऐसे सहकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी उपक्रम सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें 10 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं। इस क्षेत्र में के श्रमिक सामाजिक सुरक्षा एवं लाभों को पाने के अधिकारी होते हैं। इस तरह से सन 1990 के आसपास में भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत से सुधार हुए। उदारीकरण का प्रारंभ इसी वर्ष से संबंधित हुआ। अर्थव्यवस्था में निजीकरण को प्रोत्साहन मिलते गया और संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र की परिभाषा सुनिश्चित किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत में यह स्वीकार किया गया कि देश में सार्वजनिक संगठित क्षेत्र में रोजगार तेजी से घटा है और इस अवधि में कुल संगठित क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि ऋणात्मक रही है। इसके बाद भारत का लगभग 53% कार्यबल स्वनियोजित है तथा शेष 47% कार्य भाड़े के श्रमिक के रूप में कार्यरत है। भारत में भाड़े के कार्यरत श्रमिकों में लगभग 32% नियमित वेतनभोगी कर्मचारी है। भारत में भाड़े के कार्यरत श्रमिकों में लगभग 68% अनियमित दिहाड़ी वाला मजदूर पाए जाते हैं। भारत में पुरुष कार्यबल में 51% श्रमिक स्वनियोजित तथा शेष 49% भाड़े के मजदूर हैं, जबकि महिला कार्यबल में 55% श्रमिक स्वनियोजित तथा शेष 45% महिला श्रमिक भाड़े के मजदूर के रूप में कार्यरत है। इसके बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।